नमस्ते दोस्तों, इससे पहले मैं आपको शब्द के भेद में उत्पत्ति रचना दोनों पढ़ा चुका हूँ। उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर। आज पढ़ा रहा हूँ आपको अर्थ के आधार पर, अर्थ या शब्दों में निहित शक्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो अर्थ के आधार पर आप हेडिंग डाल देंगे, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ या शब्द में शक्ति निहित, शब्दों में निहित शक्ति के आधार पर शब्द के भेद। ठीक है, हेडिंग डाल दी होगी आपने। पहले समझेंगे फिर लिखेंगे, ठीक है। पहले समझेंगे फिर लिखना शुरू करेंगे। पहले हम समझते हैं। देखिए पहली अच्छा, शब्द अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। अर्थ या शब्दों में निहित शक्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची और विलोम। तो इनको ऐसे समझते हैं, ये आपको आते हैं, लेकिन मैं कुछ नई चीजें बताऊंगा। जैसे विलोम शब्द में स्वतंत्र विलोम और संबद्ध विलोम होते हैं, है ना। स्वतंत्र विलोम क्या होते हैं, संबद्ध विलोम क्या होते हैं, या एकार्थी शब्द में मुख्यार्थ या मूलार्थ क्या होता है, अनेकार्थी शब्द। ठीक है, अब देखिए अनेकार्थी शब्दों में भी कुछ अनेकार्थी शब्द यद्यपि अनेक अर्थ तो देते हैं, पर ठीक है, उनको मैं भी समझाऊंगा कैसे अनेकार्थी में क्या क्या छोटी छोटी चीजें समझने योग्य हैं। या फिर समानार्थी शब्दों में अर्थात पर्यायवाची शब्दों में कैसे समान अर्थ देने के बाद भी असमान होते हैं, समझा रहा हूं, है ध्यान देना। एकार्थी शब्द से ही पता चल रहा है, एक अर्थ जिनका होता है, जिनका एक ही अर्थ होता है, उनको एकार्थी शब्द कहते हैं। क्योंकि जो एक अर्थ होता है ना, वो मुख्य अर्थ होता है। हम जिस एकार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं, जब भी जीवन में हम एकार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं, एकार्थी अगर वो शब्द है तो उसका एक मुख्य या मूल अर्थ होगा, वो हमारे दिमाग में रच बस चुका होता है। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको रूट शब्दों में बताया था, जो टूटते नहीं है और उनका एक जो अर्थ होता है वो कई अर्थों में हो सकते हैं, लेकिन कई अर्थों में हो सकते हैं रूट शब्द भी, लेकिन यहां पर इसको समझते हैं एकार्थी शब्द कई अर्थों में नहीं हो सकते, एक ही अर्थ में होंगे। लेकिन ध्यान देना, वो हमारे दिमाग में ऐसे रच बस चुके होते हैं ना। जैसे मैं एक शब्द बोलता हूं पुस्तक, ठीक है, पुस्तक कहते ही आपको पुस्तक याद आएगी। वो हमारे दिमाग में पुस्तक कहते ही पुस्तक रच बस चुकी है अच्छी तरह, हम भाषाभाषी लोगों के दिमाग में। पुस्तक कहते हुए आपको कुछ दूसरा याद नहीं आया, पुस्तक कहते हुए कलम याद नहीं आई, या पुस्तक कहते हुए मेज याद नहीं आया, पुस्तक कहते ही पंखा तो याद नहीं आएगा आपको। पुस्तक कह रहे हैं तो पुस्तक ही याद आएगी, क्योंकि दिमाग में एक मुख्य अर्थ है उसका, और मूल अर्थ जो है उसका, किसका? एकार्थी। उस एक अर्थ देने वाले शब्द का जो मूल अर्थ या मुख्य अर्थ होता है, वो दिमाग में रच बस चुका होता है। ठीक है, अभी लिखाते समय कुछ चीजें ऐसी लिखा दूंगा मैं शाब्दिक पारिभाषिक शब्दों में, ठीक है। अर्थात एकार्थी शब्दों में का मुख्यार्थ या मूलार्थ होता है जो हमारे दिमाग में रच बस चुका होता है, एक ही अर्थ उसका होता है। अनेकार्थी शब्द, ये शब्द से ही पता चला है, अनेकार्थी अनेक अर्थ होंगे, एक शब्द के अलग अलग अनेक अर्थ होंगे। हाँ ध्यान देना, अलग अलग भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ, भिन्न भिन्न कई अर्थ होंगे। ऐसा नहीं कि जैसे इसको समझते पहले, अनेकार्थी शब्द का ही अंक माने गोद भी होता है। गोद, अंक माने गोद, और अंक माने नंबर। कुल माने क्या होता है? कुल माने एक तो कुल खानदान, जैसे भगवान राम का रघुकुल, रघु की खानदान के रघुकुल। और कुल माने जोड़, कुल माने कुल कितने रुपए माने जोड़, है ना। तो अलग छोट छिटपुट आम भी अनेकार्थी शब्द है। जैसे एक आम नागरिक माने प्रत्येक नागरिक। आम नागरिक को चुनाव में वोट देने का अधिकार है, अर्थात प्रत्येक नागरिक को, सामान्य नागरिक को। आम फल भी होता है, आम प्रत्येक के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, आम फल भी होता है। देखो, आम नागरिक को वोट देने का अधिकार है, यहाँ तो कोई फल से लेना देना नहीं है। आम नागरिक, कोई फल से लेना देना है, यहाँ पर आम नागरिक को वोट देने का अधिकार है, तो इसमें तो कोई फल से लेना देना नहीं है ना। आम माने प्रत्येक नागरिक को। अब आम खा रहा हूं तो फल, दो अर्थ हो गए ना, आम प्रत्येक नागरिक और आम फल। तो अनेकार्थी शब्द में एक से अधिक अर्थ होते हैं, एक से अधिक अर्थ भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न रूप से इस्तेमाल किए जाते हैं, परिस्थिति जन्य अर्थ निकाले जाते हैं। अगर मैं परिस्थिति जन्य अर्थ कहूं तो जैसे कुल शब्द का इस्तेमाल करूं तो देखिए, कुल कितने रुपए का सामान ले आए, तो यहां पर खानदान से लेना देना नहीं है ना। यहां कुल शब्द का परिस्थिति जन्य अर्थ क्या है
यहां पर परिस्थितिवश अर्थ क्या है, कुल का जोड़। और अगर मैं कहूं मेरे कुल में, तो मैं अपने कुल का, मैं अपने कुल की बात कर रहा हूं, तो मेरे कुल में दादाजी ज्योतिषी हुआ करते थे। अगर मैं कुल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं तो इसका मतलब यहां पर कुल का अर्थ खानदान से हो गया। परिस्थितिवश कुल का अर्थ यहां पर खानदान है, कुल का अर्थ यहां पर जोड़ नहीं होगा फिर। तो इसलिए अनेकार्थी शब्द अनेक अर्थ देते हैं। अंक के दो अर्थ हैं, जैसे मधु एक शब्द है, मधु का क्या अर्थ होता है? मधु के कई अर्थ होता है। मधु माने शहद होता है, मधु मधुआता रीतायते मधु चरंती सिंधवः, मधु माने शहद, मधु का अर्थ शहद होता है। मधु माने मीठा होता है, मीठे को मधु कहते हैं, पर्यायवाची एक प्रकार का मीठा मधु का। पर ठीक है, हम पर्यायवाची नहीं पढ़ रहे हैं अभी। मधु माने मीठा, मधु माने शहद, मधु माने शराब, मधु एक राक्षस का नाम, मधु माने शराब, मधुशाला, मधु माने शराब, मधु माने एक राक्षस का नाम, मधु एक लड़की का नाम भी हो सकता है। देखिए कई अर्थ हैं मधु के, अनेक अर्थ है ना, एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं। परिस्थितिवश भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न रूप से इस्तेमाल किया जाएगा। जहां पर शराब की चर्चा होगी वहां मधु का इस्तेमाल मधु शराब के अर्थ में किया जाएगा। और कहीं पर शहद चढ़ाना हो तो मधु मधुआता रीतायते मधु चरंती सिंधवः, मधु शहद, वहां पर शहद चढ़ाते समय मधु मधुआता रीतायते बोल रहे हैं, तो मधु वहां पर शराब के अर्थ में नहीं हो रहा है, वहां शराब जो क्या चढ़ रही है, शहद ही चढ़ रहा है। ठीक है, तो मधु भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न अर्थ है उसका, एक से अधिक अर्थ हैं। परिस्थितिवश जहां पर इसका इस्तेमाल जैसे करना हो वैसे, एक से अधिक अर्थ हैं तो अनेकार्थी। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक जैसे अर्थ देते हैं, समान अर्थ है। पर्यायवाची में भी जैसे वहां सूक्ष्म अंतर होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। यद्यपि क्या होता है, पर्यायवाची शब्द परस्पर समान अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। परस्पर समान अर्थ में समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। समान अर्थ, जैसे एक सरल सा उदाहरण मैं बोलता हूं, गगन, आकाश, नभ, व्योम, अंबर, कुछ भी बोलूं अर्थ आकाश ही आएगा। अगर मैं बोलूं व्योम की ओर देखो तो आप आकाश की ओर देखोगे। अगर मैं बोलूं आकाश की ओर देखो, आकाश की ओर देखोगे। मैं बोलूं गगन की ओर देखो, फिर वहीं देखोगे। मैं बोलूं नभ की ओर देखो, फिर वहीं देखोगे। क्योंकि सबका एक ही अर्थ है, समान अर्थ है सबका। समान अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण इनको क्या कहा गया, समानार्थी। समान अर्थ में प्रयुक्त हो रहे इसलिए समानार्थी। ठीक है, और विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ दो अर्थ देते हैं। पहले स्वतंत्र विलोम और संबद्ध विलोम दो होते हैं। पहले एकार्थी शब्द लिखे, हेडिंग लिखे एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द लिखे वे शब्द जो केवल एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जो केवल एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे शब्द जो केवल एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द कहलाते हैं। एकार्थी शब्द कहलाते हैं। लिखिए इन, यहां देखिए है इन सब, इसको देखिए एक बार। इन शब्दों के अर्थ को हमने क्या लिखा है, मुख्यार्थ। इन शब्दों लिखिए, इन शब्दों के अर्थ को मुख्यार्थ या मूलार्थ भी कहा जाता है। इन शब्दों के अर्थ को मुख्यार्थ या मूलार्थ भी कहा जाता है। मुख्यार्थ या मूलार्थ भी कहा जाता है। इन शब्दों के अर्थ को मुख्यार्थ या मूलार्थ भी कहा जाता है। मूलार्थ भी कहा जाता है। देखिए इन शब्दों के अर्थ को मुख्यार्थ या मूलार्थ भी कहा जाता है। इसमें एक चीज और ऐड करके लिखना है आपको। क्या मैं पहले बताया, इस पुस्तक के अर्थ को बताओ तो पुस्तक का अर्थ बताओ आप। पुस्तक का अर्थ बताने में सक्षम, थोड़ा सा बता सकते हैं लेकिन थोड़ा कठिन है, समझाना कठिन है पुस्तक का अर्थ। तो इस प्रकार के शब्दों का लिखिए, इस प्रकार के शब्दों का मूल अर्थ समझा पाना थोड़ा कठिन होता है। मूल अर्थ समझा पाना थोड़ा कठिन होता है, थोड़ा कठिन होता है। इस प्रकार के शब्दों का मूल अर्थ समझा पाना थोड़ा कठिन होता है, कठिन होता है। क्योंकि क्यों होता है कठिन? क्योंकि लिखना, क्योंकि प्रत्येक मन में इसके अर्थ की संकल्पना, प्रत्येक मन में
प्रत्येक मन में इसके अर्थ की संकल्पना पूर्व में ही निश्चित रहती है, पूर्व में ही निश्चित रहती है, पूर्व में ही निश्चित रहती है। ठीक है, पहले से ही निश्चित रहती है ना मन में। पुस्तक हमको निश्चित है, पुस्तक को पुस्तक कहते हैं। लेकिन अगर मैं एक शब्द बोलता हूं, अगर मैंने एक शब्द बोल दिया, माना जैसे नीरज, अब नीरज शब्द का अर्थ बताया जा सकता है, नीरज शब्द का अर्थ बताया जा सकता है तोड़कर। नीर और जौ माने पैदा होना, नीर माने जल, जल में पैदा होने के कारण इसको कमल कहा जाता है, ये ऐसे बताया जा सकता है। लेकिन इसके लिए बड़ा वो है इस प्रकार के शब्दों का अर्थ बताना, क्योंकि पहले से ही निश्चित दिमाग में पुस्तक माने पुस्तक निश्चित है। अब लिखिए, जैसे पुस्तक कलम है ना, पुस्तक कलम, कुर्सी, मेज, पंखा आदि। ठीक है, अब लिखिए अनेकार्थी शब्द, हेडिंग लिखिए अनेकार्थी शब्द। किसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द? अभी अनेक अर्थ के लिए प्रयुक्त। लेकिन देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, परिभाषाओं से जब क्वेश्चन बनते हैं ना, तब आप रटने की आवश्यकता नहीं होती। अनेकार्थी किसे कहते हैं? जिस शब्द के एक से अधिक अर्थ हो। लेकिन क्या लिखो, इसमें क्या आगे को लिखना है, लिखो, वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। सूक्ष्म अंतर बता रहा हूं, है सूक्ष्म चीज बता रहा हूं। एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। लिखो, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग प्रयोजनवश अलग अलग जगह भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रयोजनवश जैसे अभी मैंने कुल का समझाया था, प्रयोजनवश अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ में किया जाता है। अलग अलग जगह भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। अलग अलग जगह भिन्न भिन्न अर्थों में किया जाता है। प्रयोजनवश अलग अलग जगह अलग अलग अर्थों में किया जाता है। अर्थात अनेकार्थी शब्दों के अर्थ, अर्थात अनेकार्थी शब्दों के अर्थ, जैसे कुल अनेकार्थी शब्द है ना, इसका अर्थ दो बताया, कुल खानदान, कुल माने जोड़। तो अनेकार्थी शब्दों का अर्थ, अर्थात अनेकार्थी शब्दों का अर्थ परिस्थितिवश बदल जाता है, परिस्थितिवश बदल जाता है या परिस्थितिवश प्रयुक्त किया जाता है। जैसे लिखिए, जैसे अंक, अंक के दो अर्थ है ना, लिख दीजिए। जैसे अंक गोद तथा नंबर, गोद तथा नंबर, अंक गोद तथा नंबर। कुल, कुल खानदान तथा जोड़, कुल खानदान तथा जोड़। मधु, मधु कितने अर्थ हैं मधु के? शराब, शहद, शराब शहद मीठा। राक्षस का नाम, ठीक है। ऐसे ही आम, आम का अर्थ भी क्या होता है? आम लिखिए फल, और आम प्रत्येक, आम प्रत्येक, आम नागरिक, प्रत्येक नागरिक। आम का अर्थ प्रत्येक या सामान्य, ठीक है, ठीक है। अब लिखिए पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द लिखिए, ब्रैकेट में लिखिए इसको, पर्यायवाची शब्द हेडिंग ब्रैकेट में लिखिए, समानार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्दों को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं ना। पर्यायवाची शब्द ब्रैकेट में लिखेंगे, समानार्थी शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द परस्पर समान अर्थ में, परस्पर समान अर्थ हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द। एक बात बता रहा हूं, है ध्यान से समझना, पहले लिख रहे हैं ना आप, ध्यान से सुनना, पहले सुनिए आप, पहले सुनिए, मैं दोबारा बोलूंगा इसको। क्या अगर पूछ दिया जाए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, नीचे ऑप्शन बना दिया जाए और 4 ऑप्शन बना दिए जाए, तो वही बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और ऑप्शन ऐसे बनते हैं ना, सब सही लगते हैं या सभी गलत लगते हैं। तो पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? एक तो पहले लिखिए परस्पर समान अर्थ में, पहले ये लिखना, हाँ, परस्पर समान अर्थ में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इससे आगे को थोड़ा सा एक चीज समझाऊंगा आपको मैं। परस्पर समान अर्थ में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। लिखिए एक ही अर्थ लिखना, हाँ, एक ही अर्थ। अब आप देखिए, अगर इसका एक ही अर्थ है तो एक अर्थ ही कहना चाहिए था। एक ही अर्थ है
समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों का, तो एकार्थी कहना चाहिए था, लेकिन लीजिए एक ही अर्थ, एक ही अर्थ, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले भिन्न भिन्न, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले, यहीं पर ध्यान देना, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले भिन्न भिन्न शब्द, भिन्न भिन्न शब्द, एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले भिन्न भिन्न शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समझा रहा हूं मैं, आप लिखिए पहले, भिन्न भिन्न शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। देखो ध्यान देना, हाँ, जल और उसके अलावा, जल के अलावा वारी या फिर तोय। अब देखिए जल शब्द के, अब ये सब पानी के पर्यायवाची हैं, पानी, जल, वारी, तोय है ना। देखिए एक ही अर्थ है, सबका एक ही अर्थ है पानी, सबका एक ही अर्थ है पानी, लेकिन शब्द भिन्न भिन्न है। एक ही अर्थ के लिए, ऐसा नहीं कि एकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द का एक ही अर्थ होता है, लेकिन यहां एक ही अर्थ के लिए कई शब्द हैं। एक ही अर्थ के लिए अनेक शब्दों का जब प्रयोग किया जाए तो एक ही अर्थ के लिए प्रयुक्त अनेक शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ये एक ही अर्थ है सबका पानी, और शब्द सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग शब्दों को आपस में पर्यायवाची शब्द, इसलिए परस्पर समान अर्थ दे रहे हैं, सभी समान अर्थ दे रहे हैं, ये आपस में सभी के सब आपस में समान अर्थ दे रहे हैं, सबका अर्थ जल है। लेकिन एक चीज और बता देता हूं, क्या इसको लिखने की आवश्यकता नहीं, पर समझ जाना इसको, ठीक है। क्या, ध्यान से देखना, मैं इनको मिटा देता हूं। अब देखिए जल का अर्थ क्या होता है, सूक्ष्म भेद यहां पर होता है। सूक्ष्म भेद क्या होता है ना, ध्यान देना, सूक्ष्म भेद, जल का अर्थ होता है जो पेय होता है, पीने योग्य हो, स्वच्छ जल वहीं पर प्रयुक्त होता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल पेय होता है, या गंगा का जल चढ़ाने योग्य पवित्र होता है, पवित्र होता है ना, तब जल कहते हैं। और पानी, पानी का अर्थ होता है कपड़े धोने वाला पानी हो सकता है, नाले में बहने वाला पानी हो सकता है, पैर धोने के लिए हो सकता है पानी। वो पवित्र है ये जरूरी नहीं है, वो पवित्र हो ये जरूरी नहीं है, वो पेय भी नहीं होता। पानी, पानी पी रहा हूं नहीं, जल पीता है आदमी, पानी तो नाले में भी बह रहा है, पानी पीता हूं कहेगा तो नाले का जो तो पिएगा नहीं कोई भी। इसलिए पानी सामान्य अर्थ में प्रयुक्त होता है और जल पेय होता है, लेकिन अर्थ तो दोनों ही पानी है, दोनों ही देखा जाए तो जल ही है दोनों, लेकिन सूक्ष्म भेद होता है। पर्यायवाची शब्द एक ही अर्थ देते हैं देने को, लेकिन सूक्ष्म अर्थ भी होता है, सूक्ष्म भिन्नता भी होती है, सूक्ष्म भिन्नता। जैसे एक और उदाहरण बोलता हूं, मैं एक उदाहरण बोलता हूं, जैसे एक उदाहरण है क्या, कमल। जैसे एक उदाहरण है कमल, कमल को अरविंद भी कहते हैं, कमल को इंदिवर भी कहते हैं। अंतर क्या है, सब कमल ही है, पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची अरविंद, इंदिवर, लेकिन अंतर क्या, देखो अंतर यह है कि लाल कमल को कमल कहते हैं, ठीक है, और श्वेत सफेद कमल को अरविंद कहते हैं, और नीले कमल को इंदिवर कहते हैं। देखो इतना अंतर है, बस हो गया, सूक्ष्म अंतर है, सूक्ष्म अंतर के साथ प्रयुक्त होते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी सबका अर्थ एक ही होता है। मोटे मोटे तौर पर एक ही अर्थ होने के कारण समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक अर्थी नहीं कह सकते, क्योंकि इनका एक ही अर्थ हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है, एक ही अर्थ हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक ही अर्थ में कई शब्द प्रयुक्त किए जाए तो, एक ही अर्थ के लिए कई शब्द बोल दिए जाए तो वो कई शब्द आपस में क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची। एक ही अर्थ के लिए, जैसे जल के लिए जल, पानी, तोय, वारी, ऐसे बोल दिया जाए तो सब शब्द आपस में क्या कहलाएंगे, पर्यायवाची। सबका एक ही अर्थ होता है, सूक्ष्म अंतर के साथ। एक अर्थी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एक अर्थी शब्दों का एक ही अर्थ होता है और वो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त नहीं किए जाते, और उनके पर्यायवाची हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अब विलोम शब्द, विलोम शब्द किसे कहते हैं आता है आपको, लेकिन मैं बताऊंगा स्वतंत्र विलोम और संबद्ध विलोम किसे कहते हैं। विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं, हाँ, विपरीतार्थक, विपरीत, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। लिख दो, विलोम शब्दों को विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। ये शब्द परस्पर
विलोम शब्द ना परस्पर उल्टा अर्थ देते हैं, परस्पर उल्टा अर्थ देते हैं विलोम शब्द। ये शब्द परस्पर उल्टा अर्थ देते हैं, लिख दिया ना, ये शब्द परस्पर उल्टा अर्थ देते हैं। दो भेद होते हैं, लिख दीजिए, विलोम शब्द के दो भेद होते हैं, विलोम शब्द के दो भेद होते हैं, विलोम शब्द के दो भेद होते हैं। क्या दो भेद होते हैं? एक होता है स्वतंत्र विलोम, एक होता है संबद्ध विलोम। पहले समझा रहा हूं फिर लिखोगे, पहले समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना फिर लिखोगे। स्वतंत्र विलोम किसे कहते हैं समझ जाना। हाँ, स्वतंत्र विलोम में क्या होता है ना, ऐसे विलोम शब्द, ये दिन रात स्वतंत्र विलोम कैसे है बताता हूं। दिन का अर्थ और रात का अर्थ रात होता है, दिन का अर्थ दिन होता है। ये एक दूसरे से कहीं जुड़े नहीं है, न तो रचना के आधार पर जुड़े हैं, इनकी रचना एक जैसी नहीं है। देखो पहले इसको ध्यान देना, ज्ञान क्या लिखा है, देखो ज्ञान, और यहां क्या लिखा है अज्ञान। इसमें ज्ञान दिख रहा है ना, यहां भी अज्ञान दिख रहा है, ज्ञान और यहां भी ज्ञान, लेकिन यहां अ भी लगा है साथ में। इनकी रचना ना, ज्ञान और अज्ञान दोनों शब्दों की रचना एक जैसी है, रचना और अर्थ में समानता लगभग है। अभी बताऊंगा सूक्ष्म विलोम क्या होता है, विलोम और विपरीत अर्थ कैसे होता है, पर इनकी रचना देखो एक जैसी है। लेकिन इनकी रचना एक जैसी है क्या? दिन और रात की रचना एक जैसी है क्या? दिन और रात की रचना एक जैसी, रचनागत विशेषता के कारण ये भिन्न भिन्न हैं, स्वतंत्र हैं। ये रचनागत विशेषता के कारण एक ही है। देखो ज्ञान ज्ञान, लेकिन यहां अ मात्रा अलग से लगा है ना। जैसे देखो जन्म और मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु देखो रचनागत विशेषता के कारण अलग अलग है। ये अलग है, स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र है, इनमें एक जैसा कुछ नहीं है। लेकिन आशा निराशा में एक जैसा क्या है, यहां भी आशा है, एक यहां भी शब्द आशा है, दोनों जगह एक ही शब्द आया है। यहां पर निर उपसर्ग भी लगा है, निह उपसर्ग है ना, इसलिए मात्र इतना ही अंतर होता है। इन शब्दों की रचना एक जैसी होती है, एक से हुई होती है, इन शब्दों की रचना भिन्न होती है रचनागत विशेषता के कारण। अभी लिखा रहा हूं, तो पहले लिखिए, विलोम शब्द दो प्रकार के होते हैं, स्वतंत्र विलोम तथा संबद्ध विलोम, स्वतंत्र विलोम तथा संबद्ध विलोम। अब हेडिंग लिखेंगे स्वतंत्र विलोम, स्वतंत्र विलोम, हेडिंग डाल दीजिए स्वतंत्र विलोम, लिखिए स्वतंत्र विलोम। इस प्रकार के विलोम शब्द, इस प्रकार के विलोम शब्द रचना की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, रचना की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। इसकी रचना अलग है, इसकी रचना अलग है। हाँ, रचना की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। यहां देखिए, इसकी रचना अलग, इसकी रचना अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, लेकिन इसकी रचना अलग, इसकी अलग नहीं है। इसकी रचना ज्ञान शब्द से हुई है, ज्ञान शब्द ज्ञान, यहां भी एक ज्ञान शब्द है, देखिए अज्ञान में भी। तो रचना ज्ञान और ज्ञान दोनों जगह एक शब्द है, तो अ के कारण विपरीत हो गया बस। और मैं एक और बता दे रहा हूं, संबद्ध विलोम में प्रायः क्या होता है ना, रचना एक जैसी होने के साथ साथ यहां पर पक्का क्या होता है, संबद्ध विलोम में उपसर्ग लगा रहता है। माने संबद्ध विलोम शब्दों का निर्माण प्रायः उपसर्गों से होता है। ठीक है, संबद्ध विलोम शब्दों का निर्माण प्रायः उपसर्गों से होता है। अभी लिखा रहा हूं, और ये लिखा रहा हूं, पहले लिखिए। इसमें लिखा होगा आपने, किसमें, स्वतंत्र विलोम में लिख रहे थे आप। इस प्रकार के विलोम शब्द रचना की दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इस प्रकार के शब्दों की रचना, इस प्रकार के शब्दों की रचना भी स्वतंत्र रूप से होती है। रचना स्वतंत्र रूप से होती है, रचना स्वतंत्र रूप से होती है, स्वतंत्र रूप से होती है। वे परस्पर किसी रूप में संबद्ध नहीं होते, वे परस्पर किसी रूप में संबद्ध नहीं होते, वे परस्पर किसी रूप में संबद्ध नहीं होते। जैसे कभी पूछ देगा दिन रात में किस प्रकार का विलोम शब्द है, तो आपको याद करना है स्वतंत्र विलोम है, क्योंकि इनकी रचना एक जैसे शब्दों से नहीं हुई है, इनकी रचना एक जैसे शब्दों से हुई है। ठीक है, अब लिखिए संबद्ध विलोम, संबद्ध विलोम, संबद्ध विलोम में लिखिए, इस प्रकार के विलोम शब्दों की रचना, इस प्रकार के विलोम शब्दों की रचना, इस प्रकार के विलोम शब्दों की रचना में परस्पर संबद्धता होती है, न कि स्वतंत्रता, में परस्पर संबद्धता होती है, न कि स्वतंत्रता। इस प्रकार के विलोम शब्दों की रचना में परस्पर संबद्धता होती है, न कि
स्वतंत्रता, संबद्धता होती है, स्वतंत्रता नहीं होती है। ये लिखिए, ये रचनागत विशेषता के कारण आपस में संबद्ध होते हैं। समझा रहा हूं और आगे को लिखा रहा हूं, आप लिखिए, ये रचनागत विशेषता के कारण आपस में संबद्ध होते हैं, अर्थात संबद्ध विलोम शब्दों की रचना प्रायः एक जैसे शब्दों से होती है। संबद्ध विलोम शब्दों की रचना प्रायः एक जैसे शब्दों से होती है। ये विलोम शब्द हैं आपस में, लेकिन एक जैसे शब्दों से इनकी रचना हुई है। ये देखिए, एक जैसे शब्दों से इनकी रचना हुई है। यहां भी ज्ञान, यहां भी ज्ञान, मात्र अ का अंतर है। ठीक है, प्रायः एक जैसे शब्दों से होती है। फिर इसमें लिखना, जैसे एक तो ये लिख दीजिए, ज्ञान अज्ञान आशा निराशा, ज्ञान अज्ञान आशा निराशा, है ना, विलोम शब्द, उसमें उपसर्ग आए हैं। तो इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, क्या संबद्ध विलोम प्रायः उपसर्ग से निर्मित होते हैं। संबद्ध विलोम प्रायः उपसर्ग से निर्मित होते हैं। उपसर्ग नहीं लगेगा तो फिर एक ज्ञान ज्ञानी हो जाएगा ना, ज्ञान जो क्या वो कहलाएगा, विलोम। ज्ञान में अ लगाया तब अज्ञान विलोम बना, तो उपसर्ग लगने के कारण बना ना अ उपसर्ग। तो ठीक है, तो इस प्रकार के विलोम शब्दों की रचना उपसर्गों से होती है। ठीक है, अब एक चीज और लिखो, क्या विलोम शब्द केवल उपसर्गों से बन सकते हैं, या विलोम शब्द उस उपसर्गों के अलावा किसी अन्य चीज से भी बनते हैं? हाँ, किस से? विलोम शब्दों की रचना ना लिख दो, नोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। विलोम शब्दों की रचना उपसर्ग प्रत्यय व समास द्वारा होती है। 3 प्रकार से होती है, उपसर्ग प्रत्यय समास द्वारा होती है। उपसर्ग द्वारा भी, प्रत्यय द्वारा भी, समास द्वारा। मैं लिखा रहा हूं कैसे, उपसर्ग प्रत्यय व समास द्वारा होती है। उपसर्ग द्वारा तो आपने जैसे ये समझ गए थे, लिख सकते हैं उपसर्ग द्वारा, जैसे ज्ञान अज्ञान। ठीक है, प्रत्ययों द्वारा कैसे होती है? प्रत्ययों द्वारा जैसे लिखिए, हाँ, प्रत्यय द्वारा लिखिए, प्रत्यय द्वारा। उपसर्ग द्वारा तो लिख चुके थे, प्रत्यय द्वारा, उपसर्ग द्वारा लिखा होगा आपने, ज्ञान अज्ञान। प्रत्यय द्वारा डैश करके लिखे, प्रत्यय द्वारा होती है नौकर नौकरानी। देखो, नौकर में नौकर शब्द है, उसमें नौकरानी प्रत्यय लगा दिया है लास्ट में नी, तो फलस्वरूप क्या बनेगा, नौकर में आनी प्रत्यय लगाया, नौकर में आनी प्रत्यय, नौकर आनी नौकरानी। जब आनी प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया, नौकर का विलोम नौकरानी। प्रत्यय द्वारा हो गई रचना। बकरा, इसमें ई प्रत्यय लगाओगे तो बकरी। बालक बालिका, इका, बालक में इका, बालिका, इका प्रत्यय। तो देखिए, इस प्रकार के शब्दों की रचना माने विलोम शब्दों की प्रत्ययों द्वारा भी हो रहा है। बकरा बकरी विलोम शब्द है, बकरा बकरी, ई प्रत्यय लगाया आपने मात्र बकरी में। ठीक है, और समास द्वारा लिखो, समास द्वारा डैश करके। कैसे होती है समास द्वारा, जैसे धन सहित, और इसका विलोम धन रहित, धन सहित धन रहित। देखिए, धन सहित धन रहित, यह समास द्वारा। या फिर और समास द्वारा एक उदाहरण, अर्थ संपन्न अर्थ शून्य, अर्थ संपन्न, इसका विलोम अर्थ शून्य। देखिए, अर्थ संपन्न, अर्थ से संपन्न माने धन से संपन्न, अर्थ शून्य विलोम हो गया उसका। अर्थ शून्य माने अर्थ से शून्य, धन से शून्य, हो गया ना, तृतीया तत्पुरुष है इसमें। तो विलोम शब्दों का निर्माण 3 प्रकार से, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। और विलोम शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, स्वतंत्र विलोम और संबद्ध विलोम। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया तो आप अवश्य लाइक जरूर करें, आपका लाइक मेरा उत्साह बढ़ाता है। लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, सब्सक्राइब नहीं किया तो। और आशा करता हूं आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, कमेंट करके बताएंगे आपको कैसा लगा। अगर आपका कमेंट, आपका लाइक मेरा उत्साहवर्धन करेगा। धन्यवाद।